गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल मुस्कुरा रहे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। अगर आपको कुछ सीखना है तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल भी स्ट्रेस दिमाग पे नहीं लेना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस काफी डिक्रीज कर जाएगा। तो बी हैप्पी, बी कूल एंड गिव योर बेस्ट। आपको हमेशा अपना बेस्ट देना है और उसके लिए आपका खुश रहना, आपका मुस्कुराना बहुत जरूरत है। बहुत सारी चीजें आपके आस पास हो रही होंगी, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सीधा अपनी नजरें जो है अपने लक्ष्य की ओर आपको देखना है कि आपका लक्ष्य क्या है, और उस बीच में आप और आपके लक्ष्य के बीच और कोई नहीं आना चाहिए। आप बस फोकस रहिए 100% अपने टारगेट की ओर, अपने गोल की ओर। बाकी दुनिया आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। अगर आप डिस्टर्ब हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी है और आपको सुधार करने की बहुत सख्त जरूरत है। चलिए, तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाइब्रेशंस में ना। बहुत बच्चे इस टॉपिक के बारे में पूछते रहते हैं कि सर ये टॉपिक कब आप पढ़ाने वाले हैं, और बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, राइट। तो आज मैं आपको मैकेनिकल वाइब्रेशंस बताने जा रहा हूं। मैकेनिकल वाइब्रेशन में अभी तक जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, जो कहीं ना कहीं आपको इस टॉपिक में हेल्प करेगा। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और अगर आप वाइब्रेशन को समझना चाह रहे हैं तो एक्चुअल में टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो हमारा ट्रेलर चल रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप 11th में पढ़ते हैं ऑसिलेशन के बारे में। कहीं ना कहीं उसी का थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंशन पढ़ेंगे ना, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वाइब्रेशन सिस्टम क्या है, उसमें क्या क्या की एलिमेंट है, और उसी की एलिमेंट से कहीं ना कहीं हमारा रास्ता खुल जाएगा क्लासिफिकेशन का, टाइप ऑफ वाइब्रेशन का, राइट। तो टाइप ऑफ वाइब्रेशन स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पहले वाइब्रेशन सिस्टम है क्या ना। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वाइब्रेशन सिस्टम, कि किसे हम लोग वाइब्रेशन सिस्टम कहेंगे, राइट। तो चलिए, तो मैंने आपको बताया है कि वाइब्रेशंस और ऑसिलेशन ना बोथ आर सेम। टेक्निकली कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का अंतर है। अगर स्मॉलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन, और अगर हायर फ्रीक्वेंसी है तो दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। बट दोनों हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं, ये आपको अभी तक क्लियर होगा, राइट। तो वाइब्रेशन सिस्टम की जब बात करेंगे तो इसमें कुछ एलिमेंट का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, राइट। तो सबसे पहला जो हमारे लिए एलिमेंट चाहिए वो चाहिए काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो आपके सिस्टम में, आपके मैकेनिकल सिस्टम में अगर कोई ऐसा डिवाइस है, ऐसा एलिमेंट है जो काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर सके ना, तो वो हमारा वाइब्रेशन सिस्टम के अंतर्गत आएगा। जिसमें कि एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं मास, राइट। तो किसी सिस्टम में अगर मास प्रेजेंट है ना, जैसे कि हम एक कॉमन एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम, राइट। उसमें स्प्रिंग है और मास है ना। मैं यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, राइट। चलिए, तो अगर इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें वाइब्रेशन होगा या नहीं, या क्या ये सिस्टम को वाइब्रेशन सिस्टम बोल सकते हैं कि नहीं, उसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है या नहीं। कि ये मास जो है, अगर इसको हम लोग डिस्प्लेस कर दें विथ सम डिस्प्लेसमेंट एक्स, कुछ डिस्टर्ब कर दें, तो डेफिनेटली ये मूव करेगा ना, और कंटिन्यूअसली इस तरह से ये वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं इसमें वेलोसिटी आया, मास है इसके पास, तो हमारे पास आ गया 12 mv²। तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। दूसरा हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ध्यान से देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं जो है ना, अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस जो है जनरली हम इलास्टिक बॉडी की बात करते हैं, राइट। जैसे कि हमारा स्प्रिंग है, यहाँ पे अगर ये स्प्रिंग है, मान लें इसमें कोफिशिएंट के है, राइट। तो जैसे ही हम इसमें एक्सटेंड करेंगे तो ये स्प्रिंग हमारा इलोंगेट होगा। जैसे ही ये ऊपर की ओर जाएगा स्प्रिंग कंप्रेस होगा। तो ड्यू टू ना इलोंगेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ स्प्रिंग, इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, जिससे हम लोग स्ट्रेन एनर्जी भी पढ़ते हैं ना। दैट एनर्जी विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारा
पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसके एग्जांपल के तौर पे आप सिंपल समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास मान लेते हैं स्प्रिंग है, ठीक है, आपके पास कोई रॉड है, कोई शाफ्ट है, तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, राइट। थर्ड वन इज योर फ्रिक्शन ना। अब हम लोग प्रैक्टिकल की ओर आ रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में जितने भी मैकेनिकल सिस्टम है, मैकेनिकल एलिमेंट है, उसमें हमेशा रेजिस्टेंस बिल्कुल भी रहेगा ही रहेगा ना, तो फ्रिक्शन प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा ना। व्हेन इट इज इन मोशन, जब ये मोशन की बात हम कर रहे हैं तो जनरली कौन से, यहां पे फ्रिक्शन कहने का मतलब हमारा कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ध्यान रखना है। तो अगर आपके मैकेनिकल सिस्टम में काइनेटिक फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, मान लेते ये जीरो नहीं है, तो वो भी हमारा वाइब्रेशन सिस्टम की ओर आ जाएगा। और चौथा, फोर्थ एंड लास्ट, दैट इज अनबैलेंस फोर्स। ये अनबैलेंस फोर्स जो है वो उस मैकेनिकल सिस्टम में मोशन के वजह से होगा। कोई भी मैकेनिकल सिस्टम या तो रोटेट कर सकती है या रेसिप्रोकेट कर सकती है, रोटेट कर सकती है या रेसिप्रोकेट कर सकती है। तो ड्यू टू रोटरी मोशन और रेसिप्रोकेटिंग मोशन उसमें अनबैलेंस फोर्स बिल्कुल भी डेवलप होगा। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं चारों पॉइंट ना, ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, राइट। कोई भी मैकेनिकल में हम लोग एक सिस्टम लेंगे तो उसमें हमारे ये चार प्रेजेंट होंगे ही होंगे ना। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर अगर अनबैलेंस फोर्स प्रेजेंट नहीं है, मान ले रहा हूं मैं, तो कैसा वाइब्रेशन होगा। मान ले रहा हूं कि सर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है ना, तो फिर हमारा कैसा होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि स्प्रिंग है, हमने स्प्रिंग मास सिस्टम, हमने इसको डिस्टर्ब किया, अब ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, राइट। लेकिन मैं क्या देखता हूं प्रैक्टिकल कंडीशन में, रियल लाइफ में, ये धीरे 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 करते 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 फिर ये रेस्ट हो जाएगा। मतलब इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है, राइट। क्यों रिड्यूस हो रहा है, ड्यू टू फ्रिक्शन प्रेजेंट इन द एयर ना, एयर रेजिस्टेंस है, राइट। तो उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से, वो भी कहीं ना कहीं हमारा फ्रिक्शन ही है, उसके वजह से ये सिस्टम धीरे धीरे रेस्ट में आ गया, राइट ना। उसी तरह मान लेते हैं ये हमारा एक ना शाफ्ट है, राइट, और मान लेते हैं यहां पे एक रोटर लगा हुआ है, राइट ना, यहां पे रोटर लगा हुआ है। अब इसको हम लोग ट्विस्ट कर दे रहे हैं, ये इस तरह से घूमेगा ना। इमेजिन करिए ये फिक्स पार्ट है ना, और ये हमारा एक शाफ्ट है, ठीक है, और इस पे एक हमारा हेवी रोटर लगा हुआ है, डिस्क टाइप, ठीक है। अब इसको हम ट्विस्ट कर दे रहे हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, ट्विस्ट मतलब अमेटना ना, आप लोग पढ़े होंगे ट्विस्टिंग और अनट्विस्टिंग। इसको अगर ट्विस्ट और अनट्विस्ट अगर कंप्लीटली कर रहे हैं, ये भी एक तरह का वाइब्रेशन ही है हमारा, राइट। ये भी क्या है, एक तरह का वाइब्रेशन ही है, लेकिन ये धीरे 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 करते करते क्या आ गया, रेस्ट आ गया, राइट। तो यहां पे समझना है कि ये दोनों तो आपको बिल्कुल भी एसेंशियल है, ये किसी भी सूरत में आपको हमेशा इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ये दोनों रहेगा ही रहेगा ना। चलिए, ये सब हमारे पास ऑप्शनल है, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं इन थ्योरेटिकली या इन आइडियल कंडीशन, राइट। आइडियल कंडीशन में हम मान लें कि फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, सिस्टम पूरी तरह बैलेंस है, वो हमारा चल जाएगा। तो यहीं से कहीं ना कहीं हमारा क्लासिफिकेशन निकलता है। 3 क्लासिफिकेशन यहां से हम लोग देखेंगे वाइब्रेटिंग सिस्टम का ना। फर्स्ट वन इज योर फ्री वाइब्रेशन, राइट। तो हमारा ऐसा वाइब्रेटिंग सिस्टम, राइट, जिसमें ये दो तो एसेंशियल है, रहना ही रहना है, राइट, जिसमें फ्रिक्शन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं हो और अनबैलेंस फोर्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं हो। अब इमेजिन करिए अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, ये मास कंटिन्यूअसली जिंदगी भर ऐसे ही करते रह जाएगा, राइट। ये अगर रोटर घूम रहा है, ये घूमते ही रह जाएगा, ये रेस्ट में आएगा ही नहीं, राइट। रेस्ट में क्यों आता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट ना। तो ये अगर कंटिन्यूअसली घूम रहा है तो एक कारण ये भी हो सकता है कि कंटिन्यूअसली अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, लेकिन मैं मान रहा हूं ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, देन ओनली काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। तो दिस वाइब्रेशन इज सेड टू बी द योर फर्स्ट टाइप, दैट इज योर फ्री वाइब्रेशन। तो आप समझ सकते हैं व्हाट डू मीन बाय फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन आपका ऐसा सिस्टम हुआ जिसमें कभी भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर पेंडुलम है, ये इस तरह से अगर ये स्विंग कर रहा है तो ये जिंदगी भर स्विंग ही करते रह जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, राइट। ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर वाइब्रेट कर रहा है तो लाइफ टाइम वाइब्रेट ही करते रह जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, ऐसे सिस्टम बिल्कुल भी प्रैक्टिकल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, बट चूंकि है हम लोग पढ़ना है,
इसके बारे में जानेंगे डिटेल ना। दूसरा, अगर मैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को क्लब कर लूं, राइट, अगर मैं फ्रिक्शन इंक्लूड कर लूं तो आप क्या देखोगे, कोई भी वाइब्रेटिंग सिस्टम है उसमें अगर वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे ये पेंडुलम ही अगर ये घूम रहा है तो धीरे 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 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस ये क्या होगा, धीरे धीरे रुक जाएगा। तो आप देख सकते हैं ना कि या यही सिस्टम अगर हम ले लें, मैं मान लू ये मीन पोजीशन अगर हमारा है, राइट, तो ये कंटिन्यूअसली घूम रहा है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये फिर धीरे 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 इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है व्हाट इज डैम्प्ड वाइब्रेशन, तो आप बता दीजिएगा ऐसा वाइब्रेशन इसमें एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली घटते 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 जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन कब होगा, जब 1 2 के साथ कौन आ जाए, 3 आ जाए ना। तो अभी आप समझ सकते हैं, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, हाँ, तो यहां पे आप बिल्कुल भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट 2 एंड 3 अगर ये तीनों को मैं अगर क्लब कर लूं तब जो मेरा वाइब्रेशन बनेगा दैट इज योर सेकेंड टाइप, दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, नाउ अगर सिस्टम में कोई अनबैलेंस फोर्स प्रेजेंट है जो कि पीरियोडिक इन नेचर है, राइट, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, लाइक मैं इस चारों को क्लब कर लूं जो कि एक्चुअल में हमारा कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है, कोई भी मैकेनिकल शाफ्ट है, मैकेनिकल हीट इंजन है ना, तो वहां पे ये चारों चीज प्रेजेंट होने ही होने हैं ना। तो उस केस में अगर मैं इसे चारों क्लब कर दूं, अगर इस चारों को मैं क्लब कर लूं तब जो हमारा वाइब्रेटिंग सिस्टम होगा दैट विल बी योर फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्लियर है, राइट? चलिए यहां पे है, आई कैन राइट डैम्प्ड वाइब्रेशन में कभी भी अनबैलेंस फोर्स इज 0, याद रखना है। इसमें क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स हमेशा 0 रहेगा, बट क्या फ्रिक्शन एब्सेंट रहेगा, नो। इसमें आप लिखेंगे एंड योर एफ आर इज नॉट इक्वल टू 0। फ्री वाइब्रेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एफ आर इक्वल्स टू, सॉरी एफ के नॉट आर, एफ के फॉर काइनेटिक, यहां भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन यहां 0 हो जाएगा और यहां अनबैलेंस फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस केस में योर अनबैलेंस फोर्स इज नॉट 0, ठीक है, और हमारा फ्रिक्शन भी 0 नहीं होगा। दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन। ऑल प्रैक्टिकल सिस्टम आर फोर्स्ड वाइब्रेशन या कम्स अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन, प्रैक्टिकल सिचुएशंस। चलिए, आई होप आपको बेसिक क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, व्हाट इज वाइब्रेटिंग सिस्टम और कैसे समझ में आया ना। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ विल डिस्कस अनदर क्लासिफिकेशन। अब हम लोग वाइब्रेशन का दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, राइट। तो वाइब्रेशन का जो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो आप जो भी वाइब्रेटिंग बॉडी सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उसका एक्सिस कैसा है। तो इस तरह के वाइब्रेटिंग बॉडी में क्या हो सकता है हमारा, लाइक जैसे हमारा शाफ्ट हो सकता है, राइट, हमारा रड हो सकता है, हमारा स्प्रिंग हो सकता है। दीज आर द वाइब्रेटिंग बॉडीज ना। अब इस सब के एक्सिस पे हम लोग गौर करेंगे और एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि वाइब्रेशन जो हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, वो किस तरह से हो रहा है, कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो इसमें हमारा क्लासिफिकेशन है वो है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। द फर्स्ट वन इज योर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ठीक है। सेकेंड वन इज योर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। Second one is your transverse vibration, ठीक है। And third one that is very important, right, torsional vibration। तो ये 3 वाइब्रेशन है, हम लोग 1 by 1 देखेंगे ना। यहां पे ना तो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन काफी कॉमनली होता है, राइट। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक शाफ्ट है, ठीक है, जो कि मासलेस है। ध्यान रखना है ये मासलेस, अब इसका मास हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, राइट। और हमारे पास एक नीचे हेवी डिस्क है जिसका मास m है,
राइट। अब इसको हमने इनिशियली सम फोर्स से डिस्टर्ब किया, राइट, डिस्टर्ब किया। चूंकि ये इलास्टिक बॉडी है तो डेफिनेटली ये इलोंगेट होगा। तो मान रहा हूं कि मैं ये हमारा मास जो है वो कुछ इलोंगेट हुआ यहां, ठीक है, और कुछ डेफिनेटली जब इलोंगेट होगा तो डेफिनेटली ये कंप्रेस्ड भी होगा, राइट। तो कुछ इधर भी डिस्प्लेसमेंट हमारा, और इस तरह से ये कंटिन्यूअसली हम देख सकते हैं कि ना वर्टिकल डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। अब यहां पे हम लोग एक्सिस देखेंगे, दिस इज द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। तो अगर मेरा वाइब्रेशन, ध्यान से देखेंगे, अगर मेरा वाइब्रेशन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ना ध्यान से देखेंगे, हमारा जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, राइट, जो सिस्टम है उसका जो एक्सिस है उसके अगर पैरेलल डायरेक्शन में ना या सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अगर कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन हो रहा है तो ऐसे वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हमेशा किधर होता है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। हमारा एक्सिस ऐसा है, ऐसे हो गया। इसी सिस्टम को आप अगर हॉरिजेंटल में ट्रांसफॉर्म कर दे, राइट, तो ऐसे भी हमारा हो सकता है। लाइक मैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम ले रहा हूं, तो यहां पे अगर देखेंगे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग ना। अगर इस दिशा में अगर ये मूव कर रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ स्प्रिंग, तो आई कैन से दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। यही आप वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाए तो भी हमारा हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। नाउ अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें ये इलोंगेट हमारा शाफ्ट कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डेफिनेटली इसमें कुछ स्ट्रेस भी होगा ना। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, आप लोग सब जानते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। और जब ये इलोंगेट होगा तो कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। तो समझना है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव दोनों तरह के स्ट्रेस डेवलप होते हैं। क्लियर है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। ओके, अब हम लोग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की ओर जाते हैं। तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में यहां पे ट्रांसवर्स मतलब ही होता है परपेंडिकुलर ना। ट्रांसवर्स का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। दैट इज वेरी कॉमन एनालॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। जब हम बीम पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ते हैं, बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर इसमें ट्रांसवर्स लोड लगता है ना। तो यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये हमारा शाफ्ट या रड है जो कि मासलेस है ना, और यहां पे हमारा मान लीजिए ये हमारा डिस्क लगा हुआ है, राइट। तो ये हमारा एक्सिस हो गया इस बॉडी का। अब अगर इसका वाइब्रेशन, मान लीजिए ये वाइब्रेशन ये बेंड अगर कर रहा है, राइट, इसमें अगर बेंडिंग हो रहा है तो देखेंगे ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये अगर ऐसे हो जाए ना, आप देख सकते हैं। तो अगर कंटिन्यूअसली बेंडिंग इफेक्ट डेवलप हो रहा है, और देखिए वाइब्रेशन हो किधर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये एक्सिस कैसा है, ऐसा है, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर हमारा एक्सिस के साथ ना वाइब्रेशन अगर परपेंडिकुलर हो रहा है ना, तो वहां पे हम देख सकते हैं ये कैसा वाइब्रेशन कहलाएगा, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन कहलाएगा। चलिए, तो अगर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन आप गौर करेंगे तो बताइए इसमें कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा। चूंकि बेंड कर रहा है, आई कैन राइट कंटिन्यूअसली इसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होंगे ना। दैट मे बी टेंसाइल एंड कंप्रेसिव इन नेचर, लेकिन समझना है ना, जब आप पढ़ते होंगे बेंडिंग ऑफ बीम्स ना, उसमें भी देखते हैं टेंसाइल और कंप्रेसिव नेचर होता है हमारा। लेकिन कॉमनली हम लोग बोलते हैं कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। क्लियर है। चलिए, थर्ड वन हम लोग लेंगे टॉर्शनल वाइब्रेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो यहां पे अगर हम देख सकते हैं, लेट सपोज ये हमारा रड है ना, यहां पे, और नीचे यहां पे एक हेवी रोटर लगा हुआ है। इट इज मास m। ये रोटर लगा हुआ है जो कि मास कितना है, m है, राइट। और ये कंटिन्यूअसली इसे हम लोग ट्विस्ट और अनट्विस्ट कर रहे हैं, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये हमारा शाफ्ट है और यहां पे रोटर लगा हुआ है गोल सा, राइट। आप जानते हैं ना, जब हम ट्विस्टिंग की बात करते हैं मेरा वन इन हमेशा फिक्स रहता है, राइट। अब इसको अगर हम ट्विस्ट कर देंगे, अमेट देंगे ना, कॉमन लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, घुमा देना, मरोड़ देना, राइट। इसे हम लोग ट्विस्ट करेंगे, ये ट्विस्ट हुआ, फिर ये वापस आएगा अनट्विस्ट, एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग अनट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग अनट्विस्टिंग, इस तरह से हमारा वाइब्रेशन हो रहा है। तो यहां पे हमारा वाइब्रेशन हो कैसा रहा है, किस तरह हो रहा है, आई कैन से दैट यह जो एक्सिस है, और अगर इस एक्सिस से अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए
ना, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए जो इस एक्सिस का भी सर्कल है, उसके सेंटर से पास कर, इमेजिन करिए एक सर्कल है, इससे ये इसका एक्सिस पास कर रहा है, इसकी जो ट्विस्टिंग और अनट्विस्टिंग है अबाउट दैट सर्कल हो रहा है, राइट। ऐसे को हम लोग बोलते हैं टॉर्शनल वाइब्रेशन। डेफिनेटली टॉर्शन है इसमें, तो डेफिनेटली इसमें कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट विल बी योर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। कई जगह बुक में जो है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी लिखते हैं, लेकिन वहां समझ जाएंगे ना कि यहाँ पे हमारे टॉर्शनल वाइब्रेशन में कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, राइट। और इसमें कंटिन्यूअसली क्या होगा, ट्विस्टिंग एज वेल एज अनट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्टिंग, दैट इज अल्टरनेटिवली, राइट। तो ये हमारा हो गया ना टॉर्शनल वाइब्रेशन। मैं आपको टॉर्शनल वाइब्रेशन का एक और अच्छा एनालॉजी देना चाहता हूं जो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। चलिए, अब मुझे मान लीजिए मेरा बॉडी है, राइट, अभी फिलहाल इसे मासलेस मानना है, राइट, और यहां पे ना मान लीजिए ग्राउंड पे ये फिक्स है, अब मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, यू कैन से दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग, अनट्विस्टिंग। कंटिन्यूअसली मैं अगर घूम रहा हूं, मेरा पैर फिक्स है जमीन के साथ, राइट, मेरा पैर फिक्स है, वन इंच फिक्स हो गया, राइट ना। मान लीजिए कि मेरा पूरा वेट यहीं पे आके कंसंट्रेट हो गया, नाउ आई एम ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्टिंग, ये जो हो गया आई कैन से दैट इज द ना। तो मेरा जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं देख रहे हैं, एक सर्कल बन रहा है इस तरह से, एक सर्कल बन रहा है और उसका एक्सिस कहां से पास कर रहा है, उसका सेंटर से पास कर रहा है, यही एक्सिस ना। तो दैट इज योर टॉर्शनल वाइब्रेशन। आई होप आप टॉर्शनल वाइब्रेशन एंजॉय किए होंगे। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। जब तक आप ये नहीं समझिएगा तब तक आप किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम आप नहीं बता सकते, राइट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है क्या है ये समझेंगे हम लोग। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले भी कि द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। तो यहां पे हमारा सिस्टम कौन सा है, एक वाइब्रेटिंग सिस्टम है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम ले रहे हैं, राइट। तो मान लीजिए ये हमारा एक स्प्रिंग है और इसमें एक मास लगी हुई है, मास m, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट सम k, राइट। तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, देख रहे हैं, राइट। अब अगर इसको हमको अगर एक्सप्रेस करना है ना, इसको हमको डिफाइन करना है, डिफाइन करने का मतलब जब इसके इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे तो इसमें कितने वेरिएबल की आपको जरूरत होगी, राइट। तो जितने वेरिएबल, ध्यान रखना है वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो वो अगर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वहां पे आप समझ सकते हैं वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। लेकिन हम कैसे समझेंगे कितना वेरिएबल है, राइट। तो यहां पे सिंपली जो है मैं आपको एक कॉमन कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि नंबर ऑफ मास कितने हैं सिस्टम में ना, तो उस पे हमारा आधारित रहता है। तो अगर आप उसको समझ लेंगे तो बहुत आपको समझ में आएगा। जैसे इसमें एक मास है, सिंपली एक मास है, स्प्रिंग एक है, राइट। तो अगर मैं इसे सम इनिशियल डिस्टर्बेंसेस x दे दूं, राइट। एसएचएम का सबसे बड़ा थंब रूल मैं आपको बता दूं, एसएचएम का थंब रूल, अगर आप एसएचएम मोशन को समझना चाहते हैं तो सिस्टम को कुछ फोर्स देके उसको डिस्प्लेस कर दीजिए। नाउ ऑब्जर्व द पैटर्न, नाउ ऑब्जर्व द वाइब्रेशन। तो अगर मैं इसे लेट सपोज सम फोर्स से खींच लूं यहां पे ना, हमारा यहां तक आ गया है, राइट। और इसके बाद जो है मान लेते हैं ये हमारा मेन पोजीशन है, राइट ना। यहां से हमने खींच के इसे छोड़ दिया, अब ये कंटिन्यूअसली जो है, ठीक है, इस तरह से वाइब्रेट करेगा, राइट। जब हम इस पे फोर्स एनालिसिस करेंगे, जब हम इस पे लिखने की कोशिश करेंगे, राइट, तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा। ऐसे आप समझ भी सकते हैं कि इस बॉडी पे अगर हम फोर्स लिखने की कोशिश करेंगे तो यहां पे सिर्फ एक ही फोर्स आपको मिलेगा, वो है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। चलिए, तो फोर्स एनालिसिस हम लोग लेटर ऑन करेंगे। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि इसका इक्वेशन अगर हम जब लिखने की कोशिश करेंगे हमारा बहुत सिंपल इक्वेशन होता है। मैं आपको जस्ट आपके लिए लिख रहा हूं k इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहां देखेंगे यू नीड ओनली वन वेरिएबल दैट इज x, राइट। इसीलिए अगर आपको पूछा जाए कि बताइए इस सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1। नाउ बहुत बच्चों को दिक्कत होगा, सर अगर 2 स्प्रिंग लगा देंगे तो क्या होगा, राइट। चलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग अगर इंप्रोवाइज कर दे, मान लेते हैं कि आपके मन में एक प्रश्न आया कि सर यही हमारा मास है, राइट, और हमने क्या किया, एक नहीं 2 स्प्रिंग सिस्टम लगा दिया, राइट। लेट्स सपोज K1 और
K2। अब आपको पूछा जाए क्या होगा, राइट? तो ध्यान रखिए, दो स्प्रिंग है, मास लेकिन एक ही है, तो जब भी हम डिस्टर्ब करेंगे तो हमको डिस्प्लेस करने के लिए एक ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एक वेरिएबल हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज वन वेरिएबल, तो यहां पे इक्वेशन हमेशा x में आ जाएगा। वही होता भी है, आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि इस सिस्टम को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपली मास एंड दैट कैन बी योर K इक्विवेलेंट, राइट? और ये पैरेलल में है, ये सिंपली K1 बराबर K2 दोनों ऐड हो जाएगा, राइट? ये सिंगल वेरिएबल सिस्टम ही हो गया, तो इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, क्या होगा? 1 ही होगा। हाँ, अगर हमारे पास दो स्प्रिंग है और दो मास है, तो जब दो अलग अलग मास हो जाएगा या डिफरेंट मास है जो स्प्रिंग से अटैच है, तो फिर वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं ना। तो ये कॉमनली है, 2-4 क्वेश्चन है जो कभी कभी इंटरव्यू में या आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहां एक मास मान लेते हैं M1 है, फिर एक स्प्रिंग है और यहां मास M2 है, राइट ना, K1 और K2 ना। तो यहां पे समझना है कि अगर एक को हम डिस्टर्ब करेंगे, राइट, तो एक को डिस्टर्ब करेंगे, लेट सपोज इसको डिस्टर्ब किया, तो वी नीड अनदर वेरिएबल, एक चाहिए, और इसके साथ साथ ये डिस्प्लेस होगा, इसमें भी एक अलग वेरिएबल चाहिए। दो अलग अलग मास है, मैंने कहा था मास पे गौर करना है, कॉमनली स्प्रिंग पे नहीं। तो दो मास सिस्टम है, दोनों मास सिस्टम को अलग अलग डिफाइन करेंगे, वी नीड 2 डिस्प्लेसमेंट, तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो x1 एंड x2 में आएंगे आपको, राइट? तो समझना होगा, तो यहां पे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, आप समझ सकते हैं, विल बी 2। तो क्वेश्चन भी आता है कि 2 स्प्रिंग मास सिस्टम, 2 स्प्रिंग 2 मास सिस्टम इज कंसिडर हाउ मच डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हाट विल योर आंसर? 2। चलिए, इसी पे पेंडुलम भी आप समझ सकते हैं, तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे अगर ये सिंपल मान लेते हैं, ये हमारा पेंडुलम M है, राइट, और ये कंटिन्यूअसली इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, राइट, ये आपका एंगुलर SHM हो गया। यहां भी आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, वो सिंपली थीटा, वो एंगुलर SHM हमारा हो जाएगा, या रोटेशनल SHM भी इसको बोल सकते हैं, राइट। यहां भी आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इधर लीनियर डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड था, इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एक मास है तो सिंपली सिंगल थीटा इज सफिशिएंट टू डिफाइन इट्स मोशन, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं यहां पे दो मास स्प्रिंग मास सिस्टम कर दूं, जैसे इसमें हमने किया, उसी तरह अगर हम लोग डबल पेंडुलम ले लें, तो वहां पे देखेंगे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आप डबल पेंडुलम ले लेते हैं, तो मान लीजिए इधर एक हमारा सब मास M1 है, और इधर हमारा एक इससे कनेक्टेड हमारा एक दूसरा पेंडुलम है जिसका मास M2 है। तो आपको समझना होगा कि इसको डिफाइन करने के लिए वी नीड सिंगल, ये है, ये हमारा इस तरह से आएगा, राइट, θ1, लेकिन ये भी तो हमारा एक पेंडुलम होगा, ठीक है, तो यहां से भी एक हमारा अलग वेरिएबल की जरूरत होगी। तो θ1 इसके लिए, θ2 इसके लिए, तो दो वेरिएबल आ गया। तो व्हाट विल बी योर डिग्री ऑफ फ्रीडम माय डियर स्टूडेंट? आई कैन से दैट इट विल बी 2। क्लियर है? अब मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बता रहा हूं जिसके इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना। तो आई होप ये 2-3 एग्जांपल है, आप ध्यान रखेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, और आप इस तरह से किसी भी सिस्टम का निकाल सकते हैं, राइट। तो अभी मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम है जो दोनों एंड से फिक्स है। मान लेते हैं कि हमारा ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मतलब कि हर एक जगह पे इसमें मास है ना, हर एक जगह कुछ ना कुछ मास है। तो अगर इस तरह से हम इस देखें, और इसमें अगर वाइब्रेशन हो रहा है, राइट ना, इसमें अगर वाइब्रेशन हो रहा है, तो अगर इसमें मास हम काउंट करें तो ये तो हर एक पे पॉइंट पे ही मास है ना। तो कंटिन्यूअस बॉडी को हम कंटिन्यूअस मास सिस्टम मानते हैं, तो एक तरह से यहां पे इनफाइनाइट मास हो जाएगा ना। तो जब ये वाइब्रेट करेगा तो हर एक को डिफाइन करने के लिए एक अलग वेरिएबल चाहिए, इसीलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हम लोग इन्फिनिटी लिखते हैं। ध्यान रखना होगा, दिस इज ए कंटिन्यूअस मास सिस्टम, लाइक स्ट्रिंग है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं ना, कि हमारा वही है। तो अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम है ना, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? इन्फिनिटी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट मास है, हर एक जगह इसका मास महसूस हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस मास, हम एज्यूम ही कर रहे हैं कि हमारा मास ऐसा है। क्लियर है? तो आई होप मैंने आपको कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया। अगले सेशन में हम लोग फ्री वाइब्रेशन को पूरी तरह से समझेंगे ना, फ्री वाइब्रेशन की इक्वेशन को निकालेंगे, और स्प्रिंग मास सिस्टम पे हमारा फोकस ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस कुछ भी आते हैं तो स्प्रिंग मास सिस्टम पे आते हैं।
आई होप आपको वाइब्रेशन का क्लास अच्छा लगा होगा ना। तो बिल्कुल खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, वाइब्रेशन को एंजॉय करिए ना। अगर वाइब्रेशन आप समझेंगे, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और अक्सर हाँ, ये टॉपिक बच्चों का कमजोर रहता है। मैं नहीं चाहता कि आपका ये टॉपिक कमजोर रहे। बिल्कुल वाइब्रेशन को अच्छा करना है और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपके पास जो भी बुक है उसके सारे क्वेश्चन बनाइए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, न्यूमेरिकल हो ना, आपसे बिल्कुल भी बनेगा। मैंने इवन आपको एसएचएम भी काफी अच्छे से पढ़ाया है। तो अगर आपके पास एससी वर्मा का बुक है तो आप वो भी बना सकते हो, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो हम लोग इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।